चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी प्रति सप्ताह होने वाले ये 288 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बच्चों से जुड़े मामलों पर लगातार आपके समक्ष अपनी बात रखते हैं, चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। बच्चों से जुड़े गंभीर विषयों पर आज एक और विषय लेकर के हम आए हैं, मीडिया ट्रायल, सूचनात्मक भूमिका से दंडात्मक हस्तक्षेप तक। अक्सर हम देखते हैं कि मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है सूचना लोगों तक पहुंचाना, सही सूचना पहुंचाना, वास्तविक सूचना पहुंचाना, कई बार वर्तमान दौर में ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर हम देख रहे हैं कि मीडिया अपने दायित्वों को निर्वहन करते करते बहुत आगे निकल गया है। आज का मीडिया सिर्फ सूचनाएं नहीं देता है, वो ऑन स्पॉट फैसले भी सुनाता है। बहुत सारे मामले हमारे समक्ष हैं। अगर हम बात करें, चाहे वो पोर्से केस हो पूना का, या उन्नाव का केस हो, मीडिया आगे बढ़ के सीधे सीधे आरोप ना सिर्फ लगाता है बल्कि ये भी कह देता है कि इस मामले में कार्यवाही सही से नहीं हुई है। मतलब हस्तक्षेप की भूमिका निभाने के साथ साथ वो जजमेंटल भी हो जाता है। वास्तव में इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं या इसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 या पॉक्सो एक्ट की धारा 23 में भी मीडिया को लेकर के उनकी भूमिका के बारे में काफी विस्तार से दिया गया है। किस बातों को प्रकाशित कर सकते हैं, किस बातों को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवीन जी। नवीन जी वैसे तो हमारे रेगुलर वक्ता रहे हैं, हमारी कोर टीम के सदस्य भी हैं। द लॉ ऑफिस एंड न्याय एनजीओ का आप एक फाउंडर मेंबर हैं। बहुत सारी पुस्तकें का लेखन किया उन्होंने। 2 दशकों से भी अधिक समय से आप देश भर के विभिन्न न्यायालयों में, हायर कोर्ट्स में, इनवॉल्युबल सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। न्याय, पर्यावरण और मानवाधिकारों पर कई सारे प्रभावशाली लेख आप लिख चुके हैं। बच्चों के मामले में हमेशा सक्रिय रहते हैं। नवीन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज का हमारा विषय मीडिया ट्रायल, सूचनात्मक भूमिका से दंडात्मक हस्तक्षेप पर अपनी बात रखें। नवीन जी। धन्यवाद कृपा शंकर जी। कि आप इतने गंभीर विषयों को हमेशा उठाते रहते हैं और नए नए विषयों के साथ इस प्रबुद्ध मंच को संचालित करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजेंद्र भाई साहब जी का, जिनके प्रेरणा सूत्र से हम इस ज्ञान की धारा को लगातार बढ़ाते चले आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीसीएफ के सभी साथियों का और इस मंच पे जुड़े सभी लोगों का जो अपने प्रेरणा सूत्र से, अपने भावनाओं से और अपने क्वेश्चन से हमें अभिभूत करते हैं और हमारा भी ज्ञानवर्धक करते हैं। जैसा कि कृपा शंकर जी ने बताया, जो आज का विषय मीडिया ट्रायल, सूचनात्मक भूमिका से दंडात्मक हस्तक्षेप तक, तो आज का जो दौर है अगर आप देखें तो वो बहुत ही एडवांस दौर है। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं तो उससे पहले मैं आपको से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज भारत में किसी को दोषी साबित करना हो तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? अब तो अदालतों को भी उतनी जरूरत नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी। अब बस एक प्राइम टाइम टीवी डिबेट ही काफी है या व्हाट्सएप का एक फॉरवर्ड आप कर दीजिए और लोग का दोष जो है वो आधे घंटे में या 1 घंटे में जो है वो साबित हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कानून जो है वो सबूत देखता है और आज का जो समाज है वो सिर्फ स्क्रीनशॉट देखता है और किसी की जो दोषारोपण है उसे बड़ी जल्दी मान लेता है। आज मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप किसी से पूछें, अगर आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं या कोर्ट में कभी गए तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ट्रायल हुआ, तो अक्सर हंसते हुए लोग जवाब देते हैं हाँ ट्रायल हुआ, कल रात 9 बजे सारे टीवी चैनलों पर। यही आज का ट्रायल जो है उसकी भूमिका मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैं अक्सर अपने वेबिनार में कहता हूं, कि हमें किसी विषय को समग्र रूप से समझने के लिए ये समझना आवश्यक है कि वो विषय के जो शब्द हैं वो शब्द क्या हैं और उसकी सही परिभाषा या उसका सही अर्थ क्या है। जैसा कि आप देखें, इसमें 2 शब्द
मिलाकर ये शब्द बनाया गया है, मीडिया और ट्रायल। हम मीडिया को समझने से पहले ट्रायल को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ जुड़े हैं कहीं ना कहीं कानून के परिवेश से आते हैं और कानून हमारे आसपास ही घूमता रहता है। ट्रायल कोई टीवी शो नहीं है, ना ट्रायल कोई टीवी डिबेट है। ट्रायल एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ न्यायिक नियमों के हिसाब से बंधा हुआ होता है। अगर मैं क्रिमिनल ट्रायल की बात करूं, क्योंकि ट्रायल शब्द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से आता है, तो अगर मैं ट्रायल की बात करूं तो सबसे पहले उसमें सूचना दी जाती है या एफआईआर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट होती है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, उनको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, गवाह आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सबूत परखे जाते हैं और अंत में अदालत कानून के अनुसार अपना फैसला सुनाती है। तो अगर आप देखें तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रायल का प्रोसेस है, और ट्रायल का एक मूल सिद्धांत है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जिसको कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक दोष सिद्ध ना हो व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। और आज इस विषय के संबंध में इस लाइन को आत्मसात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जरा सोचिए, मीडिया ट्रायल में क्या ये सब कुछ होता है? ना एफआईआर जरूरी है, ना चार्जशीट जरूरी है, ना क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी है, बस एक क्लिप, एक पैनल और कुछ ऊंची आवाज जो आप स्टूडियो में या जो आप टीवी शो देखते हैं या टीवी डिबेट देखते हैं उसके अंदर चल रहा होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मीडिया ट्रायल में सबूत नहीं होते, सिर्फ साउंड इफेक्ट जो होते हैं वही सब कुछ और हर चीज का निर्णय कर देते हैं। यहीं से अगर आप देखें तो मीडिया ट्रायल का असली संकट शुरू होता है। लेकिन मीडिया ट्रायल को समझने से पहले, जैसे मैंने कहा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हमने ट्रायल को समझा, मीडिया को भी समझना जरूरी है। आखिर मीडिया है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, इस शब्द जो है वो कैसे अस्तित्व में आया। तो मीडिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जनता तक सूचना, विचार और घटनाओं को पहुंचाने का माध्यम। यानी जो मीडिया है वो एक माध्यम के रूप में नजर आता है। भारत में कि किसी भी कानून में, मतलब मेरा अर्थ है कि किसी भी स्टैट्यू में या किसी भी एक्ट में, जैसे आईपीसी, एविडेंस, इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में भी मीडिया को कहीं भी अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि मीडिया शब्द जो है उसका वो कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये सामान्य भाषा में या सामान्य बोलचाल में सूचना प्रसारण में के जो साधन है, जैसे प्रेस, टीवी, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब को मिलाकर आज हम एक मीडिया के रूप में देखते हैं। तो कानूनी दृष्टि से मीडिया को ऐसे कानून में परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि एक समग्र रूप में परिभाषित किया गया है। पर क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं और हर शब्द को कानून की नजर से, जर्नल एक्ट जो हमारे सामने नजर आता है वो आता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867। लेकिन संविधान और न्यायिक की व्याख्याओं में अगर आप देखेंगे तो मीडिया जो है वो एक पब्लिक वॉच डॉग के रूप में नजर आता है, जिसको हम जर्नल भाषा में अक्सर आपने सुना होगा कि जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी मीडिया को कहा जाता है। पर ये सारे संदर्भों को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि आपको अगर सब कुछ समझना है तो आपको इतिहास जानना जरूरी है। तो जो जैसे मैंने बताया कि जो मीडिया है वो सूचना या कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन देने का एक साधन है। अगर आप वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में एक मंत्र या श्रुति दी जाती थी जिसको हम बोलते थे सत्यम वाद धर्मचरा। जो ऋग्वेद में संवाद और सार्वजनिक विमर्श जो होते थे, उसको समाज की आत्मा माना गया। राजा के निर्णय, समाज के नियम सभाओं में घोषित होते थे और सूचना का उद्देश्य था समाज को जोड़ना।
मेरे शब्दों को आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं कि उस समय जो वैदिक काल था, उस समय जो सूचनाएं दी जाती थी जनता को राजा के द्वारा या दरबार के द्वारा, उसका मूल उद्देश्य था समाज को जोड़ना या मार्गदर्शन देना। उस समय मीडिया का एक सिंपल अर्थ था जो सत्य को समाज तक पहुंचाए, ना कि निर्णय सुनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम मीडिया ट्रायल की बात करते हैं और हम कहते हैं कि मीडिया पूरे ट्रायल को या निर्णय सुना देती है। जैसे आदरणीय कृपाशंकर जी ने भी अपने प्रारंभिक उद्घोष में कहा। वैदिक काल के बाद अगर आप मुगल काल में देखें तो मुगल काल में जो सूचना जब दी जाती थी तो वहां पर जो फरमान थे या उन फरमानों को दरबारों की जो घोषणाएं थी वो उसके माध्यम से दिया जाता था और उसको कहा जाता था अखबार ए दरबार। मतलब अखबार एक दरबार का मतलब सूचना देने वाला माध्यम, फैसला करने वाला नहीं, सूचना देने वाला। और उसके बाद अगर आप देखें जब ब्रिटिश काल को हम देखते हैं, यहां से असली कहानी शुरू हुई जिसने मीडिया ट्रायल की जो संभावना थी उसको जन्म देना शुरू करा। और अगर आप देखें तो 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र बना जिसको बोलते हैं हिस्की बंगाल गैजेट। वो पहला समाचार पत्र था और उस समाचार पत्र ने अंग्रेजों की आलोचना करी। यानी सत्ता को उस समय यह एहसास हुआ कि सूचना की जो ताकत है वो बड़ी गंभीर है और उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप आजादी का इतिहास देते तो बॉम्बे समाचार पत्र, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी जैसे जो समाचार आए, उन्होंने जो केसरी अगर हम देखें तो लोकमान्य तिलक के माध्यम से जनता को राजनीतिक चेतना का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। यहीं से मीडिया की जो भूमिका थी वो सकारात्मक भूमिका बननी शुरू हुई और मीडिया जो है समाज में एक कंसोलिडेटेड और एक कंस्ट्रक्टिव नीड की तरह नजर आने लगा। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं अपने जूरिस्प्रूडेंस में, तभी से हमें लगता है कि जो मीडिया है वो चौथे स्तंभ के रूप में होनी शुरू हो गई। अब जब मीडिया जो थी वो सकारात्मक भूमिका के अंदर जब नजर आनी शुरू हो गई तो अंग्रेजों को यह डर लग गया कि ये सत्ता को हिला सकती है। इसीलिए अंग्रेजों ने उस जमाने में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कानून बनाए। जैसे हमें नजर आता प्रेस एक्ट 1835, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो ये साफ था कि भारतीयों की जो आवाज थी या भारतीय भाषाओं की जो आवाज थी उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने ही काम करना शुरू कर दिया। और जो हम कहते थे प्रेस की आजादी, आज भी हम प्रेस की आजादी की बात करते हैं, उसको दबाने का एक दौर शुरू हुआ। अब मीडिया जो था, उस समय जो मीडिया था वो मीडिया सत्ता के खिलाफ था, लेकिन उस समय का जो मीडिया था उसने कभी भी अदालत बनने की कोशिश नहीं करी। उसने समाज को एक सकारात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करी। वो समाज में केवल सूचना पहुंचाने का काम करा जो एक्चुअल में मीडिया का काम है। अब अगर आप स्वतंत्र भारत में आए तो हमारे संविधान में जो मीडिया शब्द की परिभाषा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट रूप से नजर नहीं आती, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 90, जो बड़ा प्रभावशाली आर्टिकल है। और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो ये कहता है कि सबको फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। और मीडिया जो है इसी आधार का विस्तार है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है इंडिया की डेमोक्रेटिक स्तर पर, जब मीडिया या भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत की विचारधारा डेमोक्रेटिक उसमें आई, तो उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को आधार देने के लिए मीडिया को इसका एक विस्तार माना गया। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं आज के संदर्भ में मीडिया ट्रायल के संदर्भ में बात करूं, तो ये जो अधिकार अधिकार नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी शामिल है, डिफेमेशन भी शामिल है, पब्लिक ऑर्डर भी शामिल है, और सबसे महत्वपूर्ण है फेयर ट्रायल, जो आज का विषय भी है,
फेयर ट्रायल, बायस ट्रायल नहीं, फेयर ट्रायल। यानी मीडिया जो है वो सवाल तो पूछ सकता है, लेकिन मीडिया फैसला नहीं सुना सकता। और आज जो समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि ट्रायल होने से पहले ही मीडिया जो है वो अपना फैसला सुनाना शुरू कर देता है, वो लोगों को दोषी मानना शुरू कर देता है और ऐसा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देता है कि जो जन भावना है वो निर्दोष होते हुए व्यक्ति के खिलाफ भी जो है उस व्यक्ति को दोषी मान लेती है। और जो कि हम बच्चों से जुड़ी हुई आवाजें उठाते हैं, इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे बच्चों के जो राइट है उन पर भी पड़ता है। मैं आगे बताऊंगा वो कैसे पड़ता है। अब यहां से मीडिया ट्रायल की जो अवधारणा है वो जन्म लेती है। अब मीडिया ट्रायल का मतलब क्या हुआ? अगर आपने मीडिया की परिभाषा देखी, ट्रायल की परिभाषा देखी, मीडिया ट्रायल, अगर आप इस दोनों शब्दों को आप जोड़ लोगे तो मीडिया ट्रायल से मतलब है जब कोई मामला अदालत में लंबित होता है और मीडिया जांच से पहले ही निष्कर्ष देना शुरू कर दे तो वो मीडिया ट्रायल बन जाता है। मतलब मीडिया ट्रायल का मतलब हुआ कोई मामला न्यायालय में लंबित है और मीडिया जो है अपनी अवधारणा गढ़नी शुरू करता है या एक नैरेटिव बनाना शुरू करता है या एक माहौल बनाना शुरू करता है कि फला व्यक्ति निर्दोष है या फला व्यक्ति जो है वो दोषी है। अगर आप इसी के साथ आप सोशल मीडिया को शामिल कर रहे हैं, जिसको आज हम एक और स्तंभ भी मानते हैं या उसका कंसोलिडेटेड रूप मानते हैं, तो ये और खतरनाक हो जाता है। मैं आपको आपको ये समझ आएगा कि ये कितना खतरनाक या कितना प्रभावशाली हो सकता है। आज दुनिया में, आज की द हिंदू अखबार में एक आर्टिकल छपा है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 5.6 अरब से अधिक लोगों के पास कम से कम एक सोशल मीडिया अकाउंट है। 5.6 अरब लोग, और औसतन एक व्यक्ति लगभग 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। मतलब हर रोज करीबन 2 घंटे सोशल मीडिया पे हम लोग बिताते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2.5 घंटे प्रतिदिन तक हो चुका है। यानी हर महीने लगभग 75 घंटे का जो समय है, एवरेज समय, किसी कार्य सप्ताह में हम स्क्रीन पे बिताते हैं। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, इतना सारा समय, और कोई चेक नहीं, कोई एडिटेड नहीं, कोई संपादक नहीं, कोई फैक्ट चेकर नहीं। कितना खतरनाक हो सकता है। पहले मीडिया कुछ संस्थानों तक सीमित थी क्योंकि उस पर सरकारी कंट्रोल था, क्योंकि हम प्रेस की बात करते थे तो हमें सिर्फ न्यूज़पेपर नजर आते थे या हमें टीवी नजर आते थे, तो सरकारी कंट्रोल नजर आता था। पर आज का जो मीडिया, जिसके अंदर सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, वो अनकंट्रोल होता जा रहा है। और अगर आज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रिसेंट की रिपोर्ट देखें, जिसमें उन्होंने एक्स को लिखा कि आपके जो कंटेंट है सोशल मीडिया के ऊपर वो बच्चों या पोर्नोग्राफी के लिए बड़े खतरनाक है या महिलाओं के बड़े खतरनाक है, आप उनको हटाइए। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना बनकर एक कोड की भूमिका के अंदर आ गए। वो अपने आप को सोशल कोड अपने आप को समझने लगे। अब ट्रायल कैसे होता है आप देखें, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, एक अधूरी वीडियो किसी ने वायरल कर दी, कोई पुरानी फोटो सर्कुलेट हो जाती है, कोई एनोनिमस अकाउंट में कहानी बना देता है, वो कहानी सच्ची है, वो कहानी झूठी है, वो कहानी कैसी है, उस पर फिर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। और कमेंट कैसे आते हैं? ये व्यक्ति साफ दोषी दिख रहा है, ये व्यक्ति निर्दोष है, अगर ये व्यक्ति निर्दोष है तो ये कुछ छुपा रहा है। और कुछ घंटे में ही एक इंसान समाज की अदालत में दोषी साबित हो जाता है। अब मैं आपको कुछ हाल फिलहाल के, अगर आप जो मीडिया ट्रायल से रिलेटेड केसेस हैं, अगर आप वो देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि मीडिया ट्रायल एक्चुअल में कैसे काम करता है। आपको सुशांत सिंह राजपूत का मामला याद होगा, जिसने मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं करी। सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जहां से एजेंसियां काम कर रही थी, लेकिन जब जो जांच एजेंसियां काम कर रही थी, मामला जो था वो कोर्ट में पेंडिंग था, उस समय टीवी की अगर आप डिबेट देखें या सोशल मीडिया पे आप देखें तो हर दिन एक नई कहानी जड़ी गई। कभी कहा गया मर्डर हो गया,
कभी कहा गया साजिश है, कभी कहा गया कोई अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। इस पूरे मीडिया ट्रायल में हम लोग ये भूल गए कि कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या कह रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां क्या कह रही है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है, चार्जशीट क्या कह रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो बेसिक लाइन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए व्यक्ति निर्दोष है। इसी तरह अगर आप देखें तो एक बहुत चर्चित मामला था जिसे हम आरोशी तलवार मर्डर केस कहते हैं। ये तो और भी क्रूर उदाहरण है, अगर मैं कहूं बहुत ही ज्यादा क्रूर उदाहरण है मीडिया ट्रायल का। कैसे माता पिता की जो निजी जिंदगी थी उसको सरेआम जो है मीडिया पे दिखा दिया गया। टीवी स्टूडियो जो है कंटेंट बनाए गए, उनके चरित्र पर फैसला सुनाया गया, उनके आपसी निजी संबंधों पे फैसले सुनाए गए, उनको जो है निर्लज्जता की हद तक जाकर उनके खिलाफ आक्षेप लगाए गए। बाद में अगर आप देखें तो अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। और लेकिन सवाल यह है कि अदालत ने बरी करने के बाद जो सोशल मीडिया में या जो मीडिया ट्रायल ने जिस तरह से उनके चरित्र का हनन करा, और क्या समाज उसे कभी माफ कर पाया? शायद नहीं। अगर आप जो उसके दोषी थे, अभी हाल ही में उनका जब वो जो जेल से रिहा हुए उनका इंटरव्यू मैंने देखा तो उनकी जो अंदर का दर्द था वो ये आया कि मैंने इतनी सजा भुगत ली, लेकिन उस समय जो मेरे साथ हुआ, मैं बार बार ये कहता रहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरे खिलाफ जो है नैरेटिव फैलाया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में नहीं जा रही, और उस इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करा गया मीडिया ट्रायल के द्वारा, उसका दोष मुझे दिया गया और मैं इतने साल तक जेल में बंद रहा। तो ये अगर आप मामले, इस तरह के मामले अगर आप देखें तो हमें नजर आता है कि जो सोशल मीडिया है वो कितना गंभीर, कितना खतरनाक और कितना अमानवीय कभी कभी नजर आता है। जो हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो समाज का ताना बाना है, या हमारा जो टोटल नैरेटिव है उसको कैसे चेंज कर देता है। पर जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज का कोई नेगेटिव पहलू है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो चीज बिल्कुल ही बेकार है या उसका कोई सकारात्मक या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है या नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि मीडिया जो है, अगर आपने देखा, मैंने पहले आपसे कहा था कि मीडिया को हमने डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना, तो हमने डेमोक्रेसी में मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों माना, इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप वैदिक काल से आधुनिक काल तक और आज जिस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, या जिस तरह से हम वर्ल्ड जो है पूरी दुनिया एक क्लिक में सिमट तक रह गई है, अब एक क्लिक करिए और पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने उभर कर आ जाती है, उस दुनिया में जो सोशल मीडिया है या मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और वो इंपॉर्टेंट भूमिका कैसे निभाता है? अगर आप देखें, जो सरकारों का अस्तित्व रहा या सत्ता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डोमिनेंस को दिखाता है। मतलब अगर आप वैचारिक रूप में या एजुकेशनिस्ट की नजर से देखें तो जो सत्ता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो एक डोमिनेंस की तरह नजर आती है, और जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में करती हुई नजर आती है। क्योंकि सत्ता जो है, जो न्याय की मूल भावना है, वो अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए और मिलना चाहिए। तो जो मीडिया है उसका ये काम है कि सरकारें क्या कर रही हैं, न्याय कैसे काम कर रहा है, सार्वजनिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी जवाबदेही क्या है और उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। उन सबको समाज के मुख्य पटल में लाने के लिए जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मीडिया को डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ माना गया है। और इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि लोकतंत्र का जो प्रहरी है मीडिया में, जो डेमोक्रेसी में, वो मीडिया है। इसीलिए हम वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं मीडिया को।
जो सत्ता पर लगातार निगरानी रखता है, जो तंत्र है और जो प्रशासन है, जो सत्ता है, उसके भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करता है। जो प्रशासनिक चूक हुई या गलतियां हुई या सरकार जो है वो सार्वजनिक हित में काम नहीं कर रही है, गलत कर रही है, उसको मेन स्ट्रीम में लाता है और सरकार की और प्रशासन की जवाबदेही को निर्धारित करने के लिए मीडिया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका निभाता है। अब यहीं से जब अगर आप देखें कि जब मीडिया के पास इतनी पावर जो है वो रेफरेंस हो रही है, ड्रॉ हो रही है, तो निश्चित रूप से जब भी पावर किसी ऑब्जेक्ट के पास आती है तो वो निरंकुशता की तरफ चला जाता है या उस पावर का मिसयूज करना शुरू कर देता है। और यही मीडिया ट्रायल की बेसिक भावना या बेसलाइन के अंदर हमें नजर आता है कि मीडिया ट्रायल के पास जो पावर ड्रॉ हो रही है या जो पावर का अनुभव करते हैं, उस पावर के अनुभव को एनालाइज करते हुए या उसका दुरुपयोग करते हुए वो मीडिया ट्रायल की तरफ हम चले जाते हैं। अब इससे उल्टा अगर आप देखें कि सकारात्मक भूमिका में मीडिया ट्रायल कैसे काम करता है या वो कैसे समाज को एक दिशा देता है या समाज में जो जस्टिस है उसे बचाने का काम करता है। आपको याद होगा लगभग 2012 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हमारे देश में एक बहुत चर्चित केस हुआ था जिसने हमारे सबकी भावनाओं को बड़ा आंदोलित कर दिया था, और वो केस था निर्भया। अगर सोशल मीडिया नहीं होता और सोशल मीडिया समाज को नहीं जगाता या लोगों को आंदोलित नहीं करता या लोगों को कंसोलिडेट नहीं करता या एक समाज में एक नैरेटिव स्थापित नहीं करता, तो जो निर्भया का केस था वो भी एक सामान्य सेक्सुअल ऑफेंस की केस की तरह दब जाता या रह जाता। निर्भया केस में जो सोशल मीडिया की भूमिका थी या मीडिया की भूमिका थी वो बहुत सकारात्मक रही, और उसका जो फर्क था वो हमें सिस्टम में देखने में नजर आया। वो फर्क हमें पॉक्सो एक्ट में भी नजर आया, वो फर्क हमें जेजे एक्ट में भी नजर आया, वो फर्क हमें और दूसरे जो महिलाओं से रिलेटेड कानून है उसके अंदर भी नजर आया। और ये फर्क क्या था कि लोगों ने सिस्टम से सवाल पूछने शुरू कर दिए, लोगों ने कानून जो था उसके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, और इसका परिणाम ये हुआ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, न्याय को और तीव्रता मिली, और जो पॉस्को के मामले थे या महिलाओं से जुड़े हुए जो सेक्सुअल ऑफेंस के मामले थे उसके अंदर जो ट्रायल था उसको गति देने की बात करी गई। और उसके बाद जब बीएनएस आया उसको भी इस अवधारणा को कैरी करते हुए हम आगे बढ़े, और जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो चार्जशीट फाइल करने का टाइम था, जो क्रॉस एग्जामिनेशन थे, जो डॉक्यूमेंट थे, उसको हमने और फास्ट ट्रैक और मजबूत बनाने का काम करा। तो निर्भया मामले के बाद अगर सोशल मीडिया ट्रायल की अगर आप बात करें तो उसने एक सकारात्मक भूमिका निभाई और समाज को एक गति दी, और यही भूमिका ऐसी थी जिसने न्याय की भावना को आगे बढ़ाया। अगर आप सोशल मीडिया ट्रायल के हाल फिलहाल के सिनेरियो को देखें कि किस तरह से उसने समाज को सकारात्मक रूप से जोड़ा, तो अभी 2-3 दिन पहले की या एक हफ्ते पहले की अगर आप न्यूज देखें तो अरावली का मामला जो है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर तक सीमित रखने की बात करी गई, और बाद में जब एनवायरमेंटलिस्ट और दूसरे समाज के लोगों ने ये मंथन करना शुरू करा और सोशल मीडिया या मीडिया ट्रायल के माध्यम से जब इस डिबेट को आगे बढ़ाया कि ये एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है या जो हमारा इकोसिस्टम है वो कितना खतरनाक हो सकता है, या उस पूरी पहाड़ी का जो अस्तित्व है वो कैसे नष्ट हो सकता है, उस मीडिया ट्रायल के माध्यम से अगर आप देखें तो जो सिनेरियो रहा इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वापस लिया और एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाने का काम करा। तो ये जो मीडिया ट्रायल है अगर आप इस संदर्भ में देखें तो ये पॉजिटिव सेंस में नजर आता है। इसी तरह हाल फिलहाल का एक और भी चर्चित केस अगर आप देखें तो स्ट्रीट डॉग मामला, कि जो हमारे सड़क के कुत्ते हैं उनको
खिलाफ जब वर्डिक्ट आया, उनके फेवर में जब वर्डिक्ट आया, तो किस तरह से मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई और किस तरह से जो कानून थे कितने त्वरित न्याय की भावना जागृत हुई। हालांकि अब ये चल रहा है। दूसरी तरह अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रदूषण का मामला है या परली जलाने का मामला है, या अभी हाल फिलहाल अगर आप इंदौर में देखें, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो किस तरह से जो वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर की बात हुई। तो मीडिया ट्रायल अगर आप देखें तो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी हमें नजर आता है, और ये सकारात्मक भूमिका के अंदर हमें कहीं ना कहीं दिखता है। पर एक चीज हमें यहाँ समझने की जरूरत है, जो कानून है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उसके कुछ बंधन होते हैं, और कानून जो है वो अनकंट्रोल्ड आजादी देता है और ना किसी को बांध के रखता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जिसको हम मीडिया के रूप में परिभाषित करते हैं, या आर्टिकल 19 का एक्सटेंशन हम मीडिया को अगर बोलते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि चाहे हम खुद, जब हम सोशल मीडिया पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या टीवी डिबेट में हो, या टीवी मीडिया हो, या प्रिंट मीडिया हो, वो जब किसी नरेटिव को सेट कर रहे हो तो उसका जो संदर्भ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तक रहना चाहिए और इंफॉर्मेशन देने तक रहना चाहिए, ना कि उसकी भावनाओं को या उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके आगे चले जाना चाहिए। जैसे अगर आप देखें जो आईटी एक्ट 2000 है, उसके ऊपर भी जो आज का सोशल मीडिया जो है उसकी सीमाएं जो है वो नजर आती है। तो वो सीमाएं क्या है? डिफर्मेटिव कंटेंट ना हो, और ये डिफर्मेटिव कंटेंट जो है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है, वो दो संदर्भों में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब हम बच्चों की बात करते हैं। क्योंकि अक्सर हमने जब देखा है कि कई बार रिपोर्टिंग करते समय पॉस्को के मामले में मीडिया जो है या टीवी चैनल जो है उस बच्चे की जो आइडेंटिटी है या उसकी जो निजता है उसका हनन कर देती है। कई बार हमने केस देखे, जैसे आदरणीय कृपा शंकर जी ने कई बार अपने वेबिनार में इस संदर्भ को उठाया भी है, और ये बात भी चल रही थी कि हम प्राइवेसी के ऊपर भी बात करेंगे। तो बच्चों का नाम उजागर करना, हालांकि पॉस्को जेजेएफ के अंदर ये प्रोहिबिटेड करा गया, उसके बाद भी मीडिया जो रिपोर्टिंग करते करते इतना आगे तक चला जाता है कि वो उसकी जो निजता है उसका हनन कर देता है, उसकी पहचान उजागर कर देता है। और ये कई बार इस रूप में भी नजर आता है मीडिया ट्रायल की जो एक्चुअल में एविडेंस होते हैं या जो विटनेस होते हैं उसको भी प्रभावित करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन नरेटिव करना। और अगर आप देखें तो कोर्ट इस संदर्भ में जो कोर्ट की जो स्टैंड रहा है वो जानना भी जो है वो बहुत जरूरी है। और वो जानना क्यों जरूरी है? वो जानना इसलिए जरूरी है कि जो मीडिया ट्रायल है, अगर आप देखें, अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं, तो 2014 के बाद जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, अगर आप रिपोर्ट देखें तो भारत में इस तरह से सोशल मीडिया या मीडिया ट्रायल का दौर शुरू हुआ जिसने इंफॉर्मेशन देने तक मीडिया को सीमित नहीं रखा, बल्कि एक नरेटिव स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। 2014 के बाद ये अवधारणा मुख्य रूप से नजर आती है, और वो नरेटिव जो था वो हेट स्पीच, नेशनलिज्म और जो सही बातें थी उसके खिलाफ हमें नजर आता है। कि अब अगर आप धीरे धीरे अगर आप देखें तो जिस तरह की बातें 2014 के बाद होनी शुरू हुई सोशल मीडिया में, वो बहुत ही गंभीर विषय है। यहीं से अगर आप देखें 2014 के बाद से धीरे धीरे ये सोच बननी शुरू हुई कि न्यायपालिका और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके मूल्यों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अगर आप देखें, मैं और ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं, तो चाहे वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो जो इलेक्शंस हो उसकी क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो किसी जज ने अगर कोई निर्णय सुना दिया उसकी क्रेडिबिलिटी हो। जैसे अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के जज ने एक निर्णय सुनाया और उसके ऊपर पूरा मीडिया ट्रायल हो गया, इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, और जजों की जो अपनी जूरिस्प्रूडेंस है, जो अपनी स्टैब्लिशमेंट है, जो वो केस को देखकर, उसके फैक्ट को देखकर कानून
सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया ट्रायल के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करी गई, जो मीडिया ट्रायल का निचला स्तर दिखाता है। मीडिया ट्रायल के ऊपर अगर आप देखें तो मुझे एक केस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आता है, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये केस जरूर पढ़ना चाहिए, और इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हम बच्चों से जुड़े हुए अधिकारों की बात करते हैं, और ये केस उसी अधिकारों से रिलेटेड भावनाओं को दिखाता है। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस R.J. गांधी, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 3986। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है मीडिया ट्रायल के संदर्भ में, और मुझे लगता है कि हाल ही में जब मीडिया ट्रायल की जो एक कॉन्सेप्ट का वो डेवलप होना शुरू हुआ, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर जो ये वर्डिक्ट था उस पर कहा। ये मामला एक यौन अपराध से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें एक 8 साल की बच्ची के साथ यौन अपराध हुआ था, जिसको लेकर जो पीड़िता जिसमें पीड़िता के जो मामले को लेकर इतना ज्यादा सोशल मीडिया कवरेज करा गया, मतलब सार्वजनिक प्रदर्शन करे गए, एक दबाव बनाने की कोशिश करी गई, मीडिया और जनता की जो सतर्कता इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जो निष्पक्ष न्याय है वो खतरे में कहीं ना कहीं है, और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस कोर्ट का ट्रायल कोल्हापुर से ट्रांसफर करके सतारा करना पड़ गया। और इस संदर्भ में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने ये कहा, और कुछ बातें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल के लिए कही वो हमारे को जानना बहुत जरूरी है आज के संदर्भ कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पब्लिक एजिटेशन जो है उनके द्वारा ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। जब ये जो प्रेस है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पब्लिक एजिटेशन है, जब ये ट्रायल चलाने की भूमिका में आते हैं तो रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि मीडिया ट्रायल जो है वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, यानी न्याय की जो मूल भावना है उसका घोर हनन करता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि न्यायाधीश का एक कर्तव्य है कि वह मीडिया या जन दबाव से प्रभावित ना हो और केवल कानून और सबूतों के आधार पर निर्णय करे। अब जैसे आप देखें कि ट्रायल के लिए जो है, एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि ट्रायल के लिए लॉ एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर जो होता है उसको माध्यम बनाना चाहिए, मीडिया उस प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। अपराध केवल पीड़िता के खिलाफ नहीं होता बल्कि पूरे समाज के खिलाफ होता है, लेकिन इसका निर्णय केवल अदालत कर सकती है, मीडिया नहीं। तो आप देखें कि इतने पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, और मुझे बड़ी हैरानी होती है और कभी कभी बड़ा दर्द का अनुभव भी होता है कि जब हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास एक सॉवरेन रिपब्लिक है, हमारे पास एक एस्टैब्लिश सिस्टम है जिसके अंदर हम न्याय और न्याय से जुड़ी हुई भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल के माध्यम से अनवांटेड दबाव बनाया जाता है। अब अगर आप देखें कि एक और बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था मीडिया ट्रायल से रिलेटेड, जिसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था, उसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा, जिसको हम बोलते हैं सहारा वर्सेस CBI की मैंने पहली बात करी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मीडिया ट्रायल है वो फेयर ट्रायल को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, इसलिए मीडिया ट्रायल को रोका जाना चाहिए। अगर मैं अपनी इस सारी बातों को एक लाइन में कहना चाहूं तो मुझे लगता है कि जो मीडिया ट्रायल है वो तब तक इंपॉर्टेंट है या तब तक जरूरी है जब वो एक सकारात्मक भूमिका को निभाता है। यानी मीडिया ट्रायल या मीडिया का जो बेसिक अर्थ है वो है सिर्फ सूचना देना, संवेदनाओं को जगाना। उसका अर्थ यह नहीं है कि वो न्यायपालिका की जगह ले ले। इसीलिए मीडिया ट्रायल सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं, नेगेटिव एस्पेक्ट में भी हमें देखना चाहिए। और अंत में
मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो मीडिया है वो वास्तव में लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी हथौड़ा बन जाए तो शरीर चल नहीं पाता। और मीडिया का काम जो है वो सिर्फ सूचना देना है, फैसला सुनाना नहीं, जनता का काम करना नहीं, अदालत का काम करना नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ काम है अपनी मर्यादा में रहकर, अपनी सीमा में रहकर न्याय के लिए सबसे मजबूत सहयोगी बनना। और अगर सीमाएं टूटे और न्याय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाए तो मीडिया ट्रायल जो है वो निश्चित रूप से जो है बहुत खतरनाक स्थिति में नजर आता है। और मुझे बड़ा दुख होता है आज के समय जो मीडिया ट्रायल है वो सकारात्मक भूमिका में नजर ना आकर नकारात्मक भूमिका में ज्यादा नजर आता है और समाज में एक डिवाइडेड का काम करता है। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय कृपा शंकर जी से कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम उसे ले सकते हैं। धन्यवाद सर, अच्छी बहुत स्पष्ट शब्दों में बात करी है आपने। अपराध बेसिकली बिल्कुल सही कहा आपने, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, समाज के खिलाफ होता है। इसलिए हम देखते भी हैं बहुत सारे मामलों में स्टेट वर्सेस बहुत सारी चीजें लगती हैं। अगर कोई भी नहीं होता है तो सीधे सीधे सरकार उसके लिए आगे आती है ऐसे अपराधों को रोकने के लिए। तो एक तो सर जो आपने साइटेशन बोले हैं, जितने भी चाहे निर्भया कांड की बात करें या पोर्सो केस की बात करें या हम जितने अभी आपने नाम लिए इंदौर वाले की बात करें तो आरुषि तलवार की बात करें, तो ये एक आप थोड़ा सा सारे का नाम लिखते हुए और जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करी आपने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करी, तो उससे रिलेटिव 2-4 डिसीजंस के नाम के साथ अगर आप डाल देंगे या तो मुझे भेज दें या ग्रुप में डाल दें तो जो लोग भी जुड़े हैं उनको फर्दर रेफरेंस के लिए भी काम आएगा। जब कभी आवश्यकता होती है तो हम कोट कर सकते हैं। तो इतना सा एक आपसे अपेक्षा रहेगी, निवेदन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर, हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं, हमारी कोर टीम के व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते हैं और लगातार हमारे साथ विषयों पर बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी भी जुड़े थे, फिर उनका मैसेज आया कि मैं किसी कार्यक्रम में हूँ तो आज बात नहीं कर पाऊंगा। सेशन ओपन है, जिसके भी प्रश्न हो ले सकते हैं। हम माइक सबके ऑन है, हैंड रेज करके कोई भी अपना प्रश्न रख सकते हैं, इससे संबंधित कोई भी हो तो। एक मेरा प्रश्न है, जब तक किसी का आता है तब तक नवीन सर, कि बिल्कुल सही है मीडिया को सूचना तक ही सीमित होना चाहिए, जस्टिस के तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के तहत, मीडिया पर लगाम लगाने के लिए, यूं शब्द में कहें कि मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए भी क्या कोई कानूनी प्रावधान है? अगर नहीं है तो इस पे क्या किया जा सकता है? आदरणीय कृपा शंकर जी, जैसे मैंने बताया आपको, जो आर्टिकल 19 है, 19(1) सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, उसके अगर आप फर्दर पार्ट देखें तो मीडिया वो उसका एक्सटेंशन है। एक्चुअल में मीडिया की परिभाषा कहीं स्थापित नहीं है, लेकिन जब भी हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट जो है पावर नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टिव पावर है। और उसकी जो कंडीशंस है वो क्या है? डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और डिफेमेशन। अगर ये 4 चीजें हैं और मीडिया इसका हनन करता हो, और अगर इसको साथ में आप पॉस्को एक्ट भी जोड़ लें जो निजता की बात करता है कि उसकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, इस सबको अगर आप क्लब करेंगे और मीडिया उसको उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। जैसे डिफेमेशन की बात करूं तो पहले 499 और 500 आईपीसी था, अब वो 356 बीएनएस हो गया है। तो अगर डिफेमेशन मीडिया भी करता है तो उसके खिलाफ भी डिफेमेशन की कार्रवाई की जा सकती है और इसके अंदर रहा। और इसी तरह अगर आप देखें पॉक्सको एक्ट की, मैं भी सेक्शन भूल गया, कि अगर कोई मीडिया किसी की पहचान उजागर कर देता है वो भी एक दंडनात्मक जो है प्रावधान है इसके अंदर। जी, तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। मनोज सिन्हा जी ने हैंड रेज किया। मनोज जी अपना प्रश्न रखें। सर कृपा शंकर जी नमस्कार सबसे पहले तो, एंड नवीन जी थैंक्स अ लॉट, व्हाट अ ग्रेट सेशन यू डिड।
जो क्वेश्चन मेरा था एक्चुअली पहला क्वेश्चन ही आपने ऐसा लिया कृपाशंकर जी, इट इज द सेम थिंग व्हाट आई आल्सो वांटेड टू आस्क कि नवीन सर, जो भी मीडिया ट्रायल होते हैं, जैसा आपने बताया निर्भया कांड के लिए, अगर ये ट्रायल एक तरह से पॉजिटिव वे में जाता है तो सबको पता है कितना फायदा हुआ, लेकिन जो निगेटिव ट्रायल शुरू किया जाता है मीडिया के द्वारा और उसका सबका सिर्फ बेस जो है सिर्फ दो ही पॉइंट होता है। नंबर एक, उनको टीआरपी चाहिए होती है, और नंबर दो, पैसा इन्वॉल्व होता है बैकएंड से, हर कोई जानता है। तो इस तरीके जब निगेटिव एक सिनेरियो प्रोपेगेंडा और मीडिया ट्रायल को अगर बिल्डअप किया जाता है तो उससे जो एक एक्चुअल पर्सन है, जो सर्वाइवर है, उसके प्रति निगेटिविटी हो जाती है, तो उसको क्लेम कहीं से मिल सकता है क्या? वो कहीं जाके जैसे हम लोग ये होता है कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, उसमें आप क्लेम करो कंपनी के थ्रू, बट मीडिया ट्रायल के थ्रू उसको अगर कोई हैम्पर हुआ तो वो कहाँ पे अपने आप को जो है क्लेम ले सकता है? मनोज जी, आपका जो प्रश्न था बहुत अच्छा था। एक हमारे कानून में अवधारणा है जिसे हम बोलते हैं मलेशियस प्रोसिक्यूशन। और मलेशियस प्रोसिक्यूशन का से अभिप्राय ये है कि जब भी आपके ऊपर कोई आरोप लगा और आप उसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर दुर्भावना से ये आरोप लगाया गया और आपकी मानहानि हुई या आपको कोई नुकसान हुआ, तो आप मलेशियस प्रोसिक्यूशन को फाइल करके उसके खिलाफ कंपनसेशन या दूसरी जो रेमेडी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। पर इसका एक नुकसान मुझे नजर आता है कि ये जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा एक्चुअल रूप में जब पूरा ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि कई हमारी जो अक्सर कहा जाता है हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में या जूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। और एक मेरा बड़ा फेमस आर्टिकल है कि आर वी गेटिंग द जस्टिस और रिलीफ। तो आज के संदर्भ में हमें रिलीफ मिलता हुआ तो नजर आता है कहीं ना कहीं, पर जस्टिस बहुत दूर रह जाता है। अगर आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद आप बाइज्जत बरी हो गए और आपने मलेशियस प्रोसिक्यूशन डाल भी दिया इस उसमें कि आपके साथ गलत हुआ कि आप कंपनसेशन चाहते हैं, उसके अंदर फिर दोबारा से 10 साल या 15 साल या 20 साल लग जाए तो न्याय की भावना तो वैसे ही रहेगी। और हाँ, आपका जो सवाल था कि क्या उसके लिए कोई रेमेडी है, और कानून कभी रेमेडी लेस होता ही नहीं है, तो मलेशियस प्रोसिक्यूशन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। नहीं, जहां तक मैं ये सोच रहा हूं, जो आप बता रहे हैं मेलिशियस रेमेडी के लिए, वो मैं अपोनेंट के खिलाफ तो डाल सकता हूं, बट व्हाट अबाउट द मीडिया, द एंटायर मीडिया विच गॉट बिल्ट अप? तो कोई भी हो सकता है, वो एक सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है, तो मैं क्या फेसबुक के खिलाफ थोड़े डाल दूंगा? डाल सकते हैं, 50 आदमियों ने अगर डाला है, अगर आप देखें व्हाट आई एम सेइंग कि एक मॉब ने किया, 10,000 लोगों ने अगर कर दिया, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, दो क्वेश्चन है। पहला आपने कहा कि क्या मीडिया के खिलाफ भी हो सकता है? हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? अगर आप देखो तो जैसे मैंने बताया डिफेमेशन, डिफेमेशन दो तरह का होता है, एक क्रिमिनल डिफेमेशन, एक सिविल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन, जो सिविल डिफेमेशन है उसका जो सूट फाइल होता है वो कंपनसेशन सूट फाइल होता है, अगर आप देखें। और अगर आप जो बहुत सारी देखें, मैं नाम भूल गया, जैसे हमारे एक बहुत फेमस एंकर है जो चश्मा लगाते हैं, मैं भूल गया, रिपब्लिक टीवी, उनके खिलाफ भी डिफेमेशन का सूट फाइल हुआ था उसके ऊपर। इनफैक्ट जो एक वो आज तक में आते हैं रवि चौधरी, उनके खिलाफ भी डिफेमेशन का सूट। तो मीडिया के खिलाफ भी अगर मीडिया कोई डिफेमेटरी कंटेंट कहती है, गलत बात कहती है, उनके खिलाफ भी डिफेमेशन का सूट फाइल हो सकता है। ओके, गॉट इट। अब ये था थैंक यू कि क्या मॉब के क्या पब्लिक के खिलाफ ब्रॉडर ऑडियंस, तो कानून में सबसे पहली बात यह है कि स्पेसिफाई होना चाहिए, आप किसको क्वांटिफाई करेंगे, आप किसको जो है सजा देंगे, कोई निश्चित व्यक्ति तो होना चाहिए। तो वो एक जो है वो ग्रे एरिया के अंदर है, उसका कानून में इस तरह कोई सवाल नहीं है, जवाब नहीं। जी। हम पूनम जी का क्वेश्चन ले, उसके पहले सर एक बात और आपने रखी थी, कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया ट्रायल की वजह से केसेस कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, पर केस तो फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स के आधार पर डिसाइड किए जाते होंगे, सबूतों के आधार पर डिसाइड किए जाते होंगे।
बिल्कुल डेफिनेटली सॉफ्ट कॉर्नर होता है, पब्लिक में इमेज उसका खराब कर दिया जाता है, भले ही वो आरोपी हो या ना हो। नहीं, लेकिन कृपा शंकर जी, इस संदर्भ में आप सबने, मुझे लगता है हम सबने एक मूवी देखी होगी और वो बहुत ही ग्लेरिंग मूवी है, रुस्तम। अगर आप वो देखें, उसके बाद हमारे देश में शायद जूरी सिस्टम खत्म कर दिया गया जी। तो जो दबाव था, देखिए इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं वो भी व्यक्ति हैं, और जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, और कानून में ये कहा जाता है कि बायस कई तरह के होते हैं, पर्सनल बायस भी होता है, एनवायरमेंटल बायस भी होता है, इन्फ्लुएंस बायस भी होता है। तो जो व्यक्ति है अगर वो वहां बैठा हुआ है और इतने सारे उस एनवायरमेंट के अंदर है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो दबाव होता होगा, वो कहीं ना कहीं उस दबाव में काम कर रहा होगा या उस प्रेशर को झेल रहा होगा। जैसे हाल फिलहाल का मैं उदाहरण देखूं, बिल्कुल रिसेंट उदाहरण, कल का उदाहरण है, जो न्यूयॉर्क के अभी नए मेयर बने, उनकी एक चिट्ठी है, पर मुझे लगता है वो दुखद चिट्ठी है कि एक एक्यूज जो दिल्ली दंगे में आरोपी है उसके खिलाफ वो अपनी संभावनाएं दे रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि उसे बेल मिल जानी चाहिए। तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रिप्लिकेशन करा कि इंटरफेरेंस ऑफ सॉवरेनिटी है, कि आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसको बेल मिल जाए। ये काम जो है वो जुडिशरी का है कि वो सबूतों को देखे, फैक्ट को देखे, कानून को एनालाइज करे, तब वो बेल दे या ना दे। लेकिन आप ये जब ये लिख रहे हैं अपनी चिट्ठी में और कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब यू आर डायरेक्टिंग टू द जुडिशरी और यू डायरेक्टिंग टू द सॉवरेन स्टेट गिव द बेल। तो ये जो दबाव है वो कहीं ना कहीं काम करता है, और कल ही उसका वर्डिक्ट आना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मंडे में, आप देखें तो। पूनम जी से प्रश्न ले लेते हैं। पूनम जी अपना प्रश्न रखिए। नवीन सर नमस्कार, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी सर। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर आपके लिए, कि अगर मीडिया को अगर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोर्ट ट्रायल प्रभावित ना हो सर, ऐसा क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो बात है कि मीडिया को कभी भी जो अक्यूज है या कोई रिस्ट्रिक्टिव चीज है उसको, उसकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहिए, और मीडिया को कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन जब आप दे देते हैं तो जो समाज है आपके ओपिनियन को आगे बढ़ाता है। मैंने कहा कि वो, जैसे अब मैं ये हालांकि कोर्ट में लंबित मामला है, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता था, पर जैसे हाल ही का एक केस है उन्नाव केस, उसके अंदर अगर आप देखें तो मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप बना दी बेल के लिए, और हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल ग्रांट भी कर दी। पर अगर आप उसके फैक्ट और दूसरी चीजों को देखें, जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन का, वो कहीं ना कहीं ठीक नजर आता है, किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर या उस भावनाओं के ऊपर कहीं ना कहीं सही नजर आता है। तो ये जो सारी चीजें, मीडिया को अपने ओपिनियन को नरेटिव नहीं करना चाहिए, मीडिया को सिर्फ जो लोगों, जो भावनाएं हैं उसको आगे रखना चाहिए, और अब इंफॉर्मेशन देने का माध्यम बनना चाहिए, ना कि जज या ट्रायल चलाने का माध्यम, या खुद न्यायालय नहीं बन जाना चाहिए। जी सर, तो और किसी के प्रश्न हैं? अभी समय है हमारे पास। मैं कृपा चंद्र जी आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ और अपने दर्शकों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप भी जो है वो सामाजिक उसमें रहते हैं, क्या आपने भी कभी मीडिया ट्रायल का दबाव महसूस करा है?